यस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इस लॉ लर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। एडीपीओ की क्लास के दौरान हमने बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को 1 से 50 तक का हिस्सा हमने याद कर लिया था। बीच वाला पार्ट हम स्किप करेंगे। आज हम याद करने का प्रयास करेंगे 104 से 139 तक का पूरा हिस्सा, थोड़ा समझने का प्रयास भी करेंगे और उतना ही उसको याद करने का प्रयास भी करेंगे। बहुत ज़ोर दे के, बहुत ताकत लगा के, रट्टू तोता बनकर चीज़ों को याद करने से लाख गुना बेहतर है कि थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी टेक्निक, थोड़ी सी स्किल, थोड़ी सी ट्रिक का प्रयोग किया जाए और चीज़ों को आसान बनाया जाए। 104, अच्छा कितने पार्ट में कितने हिस्से उसके? एक उसका पहला हिस्सा है 104 से लगाकर 120 जाता है। एक उसका स्टॉपल का हिस्सा है 121 से लगाकर 123 जाता है और एक हिस्सा है उसका 124 से लगाकर 130 कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के बारे में वो बोलता है। मुझे नहीं पता इस वक्त आपको कितने सेक्शन याद है, हालांकि आपका चूंकि लॉ पढ़ा हुआ है, हम चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, डीप में और ब्रीफ में भी। अब याद करने का हमारा प्रयोजन है। लेट्स बिगिन विथ दिस सेशन ऑफ लॉ लर्निंग। याद करने के पहले हमको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब वो जो एरिया है, जो पहला एरिया जो हम यहाँ पर लेने वाले बेसिकली, वो 104 टू 120 है। इतने सेक्शंस को हमको बेसिकली याद करना है और इन सेक्शन में क्या बातें हैं वो हमको पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए। 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 7, 118, 119 और 120। जिस भी पर्टिकुलर पार्ट को, चैप्टर को, एरिया को आप याद करने की कोशिश करें, जब भी प्रैक्टिस करें घर पे भी, उस पूरे एरिया को एक साथ लिख लेना। अब यहाँ से जब आप चीज़ों को करोगे तो शायद ज़्यादा वो बेहतर बनेगी। ठीक है, बर्डन की बात करता है और बाद में बात करता है वो प्रिजम्पशन की। ठीक है, किसकी बात करता है? बर्डन की। बर्डन क्या होता है? एविडेंस एक ऐसा कानून है जो आपको बताता है कि साक्ष्य की विधि और किस तरीके से कोर्ट के अंदर एविडेंस को लेना, उसको सबमिट करना, सारी प्रक्रिया चलेगी। इस प्रक्रिया में ये भी आता है कि प्रूफ करने का भार किसके ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि मुझसे बी ने पैसे लिए और पैसे वापस नहीं किए, तो ये बात जब मैं बोल रहा हूँ कि पैसे मैंने दिए और उसने वापस नहीं किए, तो इसको प्रूफ करने का भार किसके ऊपर होगा? सर ऑब्वियसली आपके ऊपर होगा। हाँ, ऐसा कह सकते हो, लेकिन जो विदेशी कानून है वहाँ पर जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है वहाँ पर ऐसा नहीं है जैसा भारत में है। भारत में इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन का कार्य है बियॉन्ड रिजनेबल डाउट जाकर चीज़ों को साबित करना। बट विदेशी कानून में, बहुत सारे देशों में, इट इज़ द बर्डन अपॉन एक्यूज्ड कि तू साबित कर कि तूने नहीं किया। तो भारत में प्रोसिक्यूशन करता है साबित और विदेशों में एक्यूज को साबित करना पड़ता है। बहुत बड़ा फर्क है। तो जिन भी मूवीज में एक्यूज को साबित करने का भार होता है, वो सारे मूवीज की कहानी इंडिया बेस्ड नहीं होती है। मुझे एक पिक्चर का नाम नहीं पता है, अमिताभ बच्चन साहब शायद उसके अंदर थे और वो विदेशी पिक्चर थी, बेसिकली भारतीय पिक्चर थी पर विदेश में उसको फिल्माया गया था, उसके नाम से उसको प्रदर्शित किया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एक्यूज था उसको साबित करना था कोर्ट के अंदर कि मैंने अपराध नहीं किया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? पहला सवाल है कि किसके ऊपर रहेगा, तो जवाब ये कि भैया चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो सिविल हो, जो भी एलिज करेगा उसके ऊपर रहेगा। ये बात यहाँ, ठीक है। तो 104 में 105 क्या? इसको बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, इसको बोलते हैं ओनस ऑफ प्रूफ। ये हमेशा होता है कांस्टेंट, एग्जामों में लगातार बार बार पूछा गया है और ये भैया हमेशा स्विच करता रहता है, इधर से उधर टीटी की तरह जाता रहता है। 105 ओनस ऑफ प्रूफ, ये शिफ्ट मारता रहता है, इट कीप्स शिफ्टिंग। ठीक है, ये दो सेक्शन इसके शुरुआती सेक्शन है जो बेसिक और मूल सिद्धांत की बात यहां पर करते हैं।
फिर आता है पर्टिकुलर नॉलेज होता है, पर्टिकुलर फैक्ट होता है, जो हमारे एक्यूज्ड है उनको, उनका जो एक्सेप्शन है उसमें भार किसके ऊपर रहेगा उसकी बात भी है ना। डेथ का प्रिजम्पशन है, लाइफ का प्रिजम्पशन है ना, आपके रिलेशनशिप का प्रिजम्पशन है, एक्टिव कॉन्फिडेंस में प्रिजम्पशन है, तो बहुत सारे प्रिजम्पशन। अभी प्रिजम्पशन क्या करते हैं, जैसे आपने प्रिजम्पशन लगाते हो, जो भार होता है साबित करने का वो शिफ्ट हो जाता है। अगर लॉ ये बोल दे कि एक आदमी जो टीवी के सामने, मतलब स्क्रीन के सामने, डिजिटल बोर्ड के सामने अगर वो पेन लेकर खड़ा है, तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि वो टीचर है, तो मुझे अब अपने आप को शिक्षक साबित करने की जरूरत नहीं है। वो भार किसके ऊपर है, अब आपके ऊपर है। लॉ ने कुछ तथ्यों के आधार पे क्या ले लिया है, लॉ ने कुछ तथ्यों के आधार पे प्रिजम्पशन ले लिया है। आगे उसकी भी कहानी अपन यहाँ पर भैया पढ़ने वाले हैं। पहले हम पर्टिकुलर फैक्ट, है ना, तो अगला है हमारा पर्टिकुलर फैक्ट है, और ये हमारा पर्टिकुलर नॉलेज है। ये एक्यूज को प्रूव करना पड़ेंगे, उसके जो भी डिफेंसेस वो लेता है, और ये डिपेंडेंट फैक्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, 110 से कहानी थोड़ी सी फिर भी अलग है ना। 110 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो ये पूरा एरिया, ये पूरा पार्ट आपको भैया बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 104, 5, 6, 7, 8, 9 तक ये है। अब मैं आपको इसको हम किस तरीके से बेसिकली याद कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स का इस्तेमाल हम बेसिकली यहाँ पर कर सकते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 104, 105, 106 इज टू बी रीड विद 109। याद करने के उद्देश्य से बोल रहा हूँ, बाकी कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है उसके अंदर। 107 और 108, 4 और 2, 6 सेक्शन हमको इस वक्त याद करना है। 6 के 6 सेक्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और मेरा ऐसा मानना भी है कि आपको इसके अंदर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक है पर्टिकुलर फैक्ट, एक है पर्टिकुलर नॉलेज। नो में क्या है, पर्टिकुलर नॉलेज। नो में क्या है भैया, नो में आपका पर्टिकुलर नॉलेज है ना। नो बिगिंस विद द नो एंड इट इज अगेन द सेम नॉलेज। आपको हो सकता है ये क्लियर हो रहा हो। तो 109 में क्या है, पर्टिकुलर नॉलेज की बात है। क्या है, अगर मेरी जेब में टिकट है, मैंने टिकट लिया कि नहीं लिया, इट इज़ इन माई नॉलेज। इसका बर्डन मेरे ऊपर होगा कि मुझे साबित करना है कि मैंने टिकट लिया या नहीं लिया, क्योंकि वो बात जिसके नॉलेज में है, जिसके ज्ञान में कोई बात है, उससे ही उसको साबित करना पड़ता है बेसिकली। 106 इसको उल्टा करोगे 6 को, तो क्या बन जाएगा, पी, है ना, पर्टिकुलर फैक्ट की वो बात वहां पर करता है। तो पर्टिकुलर फैक्ट का एक सेक्शन है 106, एक है आपका पर्टिकुलर नॉलेज का सेक्शन। पर्टिकुलर फैक्ट का एग्जांपल क्या है, प्ली ऑफ एलिबाई। मैं उस दिन वहां नहीं था, ये क्या, इसका एग्जांपल क्या है, प्ली ऑफ एलिबाई। मैं उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। ये विशिष्ट तथ्य जो आप कहना चाह रहे हैं, इसके साबित करने का भार भी आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि वो एक स्पेशल फैक्ट है। ठीक है, जो आप वहां पर क्लेम कर रहे हैं। 8 में एक्सेप्शंस, 8 में एक्सेप्शन की बजाय एक्सेप्शन, या ई से 8 होता है, ई से एक्सेप्शन होता है बेसिकली, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बर्डन है प्रूफ करने का, जो भी एक्सेप्शंस में आता है, जो भी डिफेंस है उसके पास क्या है, अवेलेबल है ना। कि आपने मान लो कोई बच्चा है 7 से 12 का, वो बोल रहा है कि मैं 12 साल का हूँ पर मेरी समझ नहीं थी। यह साबित आपको करना है कि आप 12 साल के और आपकी समझ नहीं थी, या आपको साबित करना है कि मैं अनसाउंड माइंड का था। तो इसको साबित आपको करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ इस चीज को साबित करने का आपके ऊपर भैया वो रहेगा। तो जितने भी डिफेंसेस है, जितने भी एक्सेप्शन है, चाहे वो जनरल एक्सेप्शन हो, चाहे वो स्पेशल स्पेसिफिक एक्सेप्शन हो, बीएनएस में एक्यूज के ऊपर रहेगा उसको साबित करने का भार, उसका बर्डन एक्यूज के ऊपर रहेगा। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, तो 8 में क्या है भैया, 8 में एक्सेप्शंस वहां पर दिए हुए हैं। 107 किसकी बात करता है भैया, 107 बात करता है डिपेंडेंट फैक्ट की बात करता है बेसिकली वो, है ना। तो एस से हम याद करेंगे संबंधित फैक्ट। पहले इसका आप इलस्ट्रेशन समझ लो। 107 में क्या आता है, अगर आपको डाइंग डिक्लेरेशन साबित करना है, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो ये क्या डिपेंडेंट है।
डाइंग डिक्लेरेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द डेथ। डायरेक्टर ने घोटाला किया तो पहले साबित करो कि मैं हूं डायरेक्टर, फिर साबित करना कि मैंने क्या किया, घोटाला किया। तो जो भी संबंधित साक्ष्य है उसके प्रूव करने का भार भी आपके ऊपर है। 7 में क्या है, 7 में जो भी संबंधित साक्ष्य है उसको साबित करने का भार भी आपके ऊपर माना जाएगा। 104 105 बिना किसी ट्रिक के करना, बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ। बर्डन पहले आ रहा है और उसका जो ओनस वाला हिस्सा है भैया वो ऑटोमेटिकली बाद में आ रहा है। होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। चलिए, तो हमने क्या करा, हमने याद नहीं किया, हमने याद करने का प्रयास किया, हमने याद करने की कोशिश की। कभी भी अहंकार में मत रहना कि हमने कर लिया हो जाएगा। हम लगातार कोशिश करेंगे। प्रकृति के तमाम शक्तियों से अनुरोध किया करो कि आप हमारी भैया मदद कीजिए चीज़ों को याद करने में। कभी भी इस गुमान में मत रहना कि हो गया, क्योंकि लगातार रिवीजन करना पड़ेगा। भूल जाते हैं, मानव शरीर है, भूलना इसकी आदत है। ठीक है, तो 104 105 106 107 108 और 109। सर 9 में आपने कुछ कहा था, सर ई से आपने कुछ कहा था, सर 7 से आपने कुछ कहा था, सर 6 को आपने पी किया था, और ये तो सर आपने ऑटोमेटिक याद करा है। बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, और ओनस ऑफ प्रूफ, भार किसके ऊपर भैया रहेगा। ठीक है ना, ठीक है। चलो, आप में से कितने बच्चों को भैया याद हो गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे कि सर ये तो बात जम गई है। बहुत कुछ हिस्सा हमको याद हो चुका है, जो नहीं भी हुआ है वो निश्चित रूप से याद हो जाएगा लगातार रिवीजन करने के पश्चात। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए एक बार आप। चलो, वेरी गुड। लगातार विद्यार्थियों के कमेंट है, लगातार साथियों के कमेंट है कि हमको याद हो रहा है। डेट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। जितने भी एडीपीओ के विद्यार्थी है ना, जो तैयारी कर रहे हैं, देखो बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, सर एग्ज़ाम कब आएगी, सर खुद उसके आते पत्ते हो तो परीक्षा की तैयारी करें। अभी क्लियर नहीं है, लेकिन 99% उम्मीद है कि 2026 में आना चाहिए। 2025 जो गुजरा है, जिन खबरों के साथ गुजरा है, जिन उम्मीदों के साथ गुजरा है, अखबार की जिन हेडलाइंस के साथ वो गुजरा है, पूरी उम्मीद है और मैं तो ऐसा मानता हूं कि 2026 में वो आ रही है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। अगर नोटिफिकेशन आ गया और 3 क्या 4 महीने में भी एग्जाम दे दी तो भैया पसीने छूट जाएंगे। 4 महीने में 32 लॉ को पढ़ना, याद करना, रिवाइज करना, उसका एमसीक्यू करना, पसीने छूट जाएंगे। तो अगर आपको एडीपीओ कभी ना कभी बनना है तो आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। बट आपका ऐसा है कि अगर मान लो मैं एलिजिबल हो जाता हूँ सिविल जज के लिए 1-1.5 साल में, अगले 1.5-2 साल तक मान लो नहीं आती है, ऐसे अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको एडीपीओ बनना है तो फिर आप तैयारी नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। बट जिनका है कि गवर्नमेंट कुछ भी बनना है, एडीपीओ हो चाहे सिविल जज, कुछ तो करना ही है, तो भी आपको रेगुलर नियमित रूप से पढ़ना चाहिए विथ फुल डिसिप्लिन। ये मेरा आपसे अनुरोध है ना। आ जाइए भैया 110 111 112। बड़ा आसान है ये तो, काफ़ी ज़्यादा आसान मुझे लगता है। चलो, ज़ीरो में आदमी ज़ीरो का माना जाता है। आदमी ज़ीरो सर जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जब उसकी हो जाती है मृत्यु, तो आदमी क्या जाता है भैया माना, वो ज़ीरो माना जाता है। ठीक है, तो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ यहाँ पर है। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के बारे में बात कहाँ पर कर रखी है भैया, 110 में। और टाइम क्या यहाँ पे आखिर में जीरो आएगा, 30 साल वाली बात वहाँ पर भैया बोल रखी है। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर लाइफ के बारे में सॉरी प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ पहले है ना, एक मिस्टेक मैंने कर दी है ना, ये प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है। अब इसके अंदर एक है, मतलब आपको बार बार क्या करा, आपको बार बार पुकारा गया, बट फिर भी आप नहीं मिले। कब, 7 साल तक में। तो क्या होगा भैया, तो हम ये मान रहे हैं कि आपके भैया क्या है वहां पर मर चुके हैं। तो बार बार जो व्यक्ति 30 साल में कभी भी देखा गया उसका प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ है कि वो जिंदा है, 30 साल में कभी भी देखा गया हो।
और जिस व्यक्ति को, जिन लोगों को उसको सुनना चाहिए, आपका कोई दोस्त है 7 साल से उसके अते पते नहीं है, ना आपको पता है ना उसके परिवार को पता है, किसी को पता नहीं है, तो बार बार जब किसी व्यक्ति को पुकारा गया 7 साल तक वो नहीं मिला, तो आप ये प्रिज्यूम कर लीजिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु भैया हो चुकी है। तो प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ के बारे में पहले, चूंकि पहले आपको लाइफ मिलती है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की बात भैया अगले में है। बट जब आप उस सेक्शन के अंदर से पढ़ते हो तो कई बार कंफ्यूज होता है कि प्रिजम्पशन किस बात का है, क्योंकि ये बात डेथ की करता है, वो बात लाइफ की करता है ना। तो प्रिजम्पशन उल्टा वहाँ पर चलता है, पहला प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ है और दूसरा प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है। 110 जहाँ पर 0 है वहाँ पर क्या है भैया, वहाँ पर डेथ वाली बात है। जहाँ पर 0 है वहाँ पर बात है आपके 30 ईयर्स की। और 111 बार बार, एक एक एक, कई बार आपको बार बार पुकारा गया और आप उसके बावजूद भी नहीं मिले, तो हम ये मानने के लिए मजबूर है कि आपकी भैया मृत्यु वहाँ पर हो चुकी है। ठीक है। और यहाँ पर डेथ को प्रूव करने का बर्डन है, बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ। तो डेथ को प्रूव करने का बर्डन कहाँ पर है, डेथ की बात कहाँ पर है, 110 में है ना। बट प्रिजम्पशन की बात उल्टी है, बर्डन ऑफ डेथ 110 में है, बट प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ भी 110 में ही है। इस बात पर कंफ्यूज मत होना, किसी भी एक चीज पर टिक जाना और अपने कॉन्सेप्ट को वहीं पर फिक्स कर लेना, ताकि आपको बार बार दिक्कतें ना हो। देखो मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ आपको, सिंपल सी बात है। पहले आपको मिलती है जिंदगी, डेट इज प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, और बाद में आपको मिलती है मौत, डेट इज प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। तो लाइफ पहले होगी, डेथ भी बाद में होगी। ठीक है। बार 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 पुकारा, नहीं आया तो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। सेक्शन अगर आप याद कर लो, अदरवाइज तो ठीक है, वरना 0 से 30 को करोगे कनेक्ट तो भी आपका काम वहां पर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वो याद हो चुका है। 112 में आखिरी में 2 है, यहाँ पर 2 पार्टीज के बारे में बताया गया है, चाहे वो टेनेंट लैंडलॉर्ड हो, चाहे वो प्रिंसिपल एजेंट हो, चाहे वो मास्टर सर्वेंट हो। इन रिश्तों के बारे में वहां पर बताया गया है ना, कि अगर कोई लोग पहले पार्टनर थे और आपका कहना है कि वो पार्टनर नहीं है, तो आपको ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप ये साबित करो कि दे सीज टू बी अ पार्टनर, दे सीज टू बी अ लैंडलॉर्ड और टेनेंट। तो जहां पर दो की बात कर रहा है, लैंडलॉर्ड टेनेंट 2 है, मास्टर सर्वेंट 2 है ना, प्रिंसिपल एजेंट 2 है, तो वहां पर क्या है, वहां पर दो लोगों का जहां पर ग्रुप बना हुआ है, उसकी बात कहां पर है, 112 में है, 2 वाले में है। चलो भैया तीसरे में क्या है, तीसरे के उल्टी को आप एम कर दो तो किसकी बात आती है, मालिक की बात आती है। 3 को उल्टा करा एम, क्या बन गया, मालिक। प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस को बोलते हैं 113, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी का पोजीशन होता है, लॉ ये मानता है कि वो व्यक्ति उसका मालिक होगा। आप साबित करिए कि वो मालिक नहीं है, वो किराएदार है, वो घुसपैठिया है, वो ट्रेसपासर है, वो जो भी है, उसको साबित करने का भार आपके ऊपर होगा। लॉ ये प्रिजम्पशन लेगा कि मेरे हाथ में अगर पेन है तो ये पेन अमन जी का होगा, मतलब अमन जी साबित नहीं करेंगे कि पेन मेरा है ना, ये प्रिजम्पशन लिया जाएगा। आपको साबित करना है कि ये पेन अमन जी का नहीं है, मतलब आप हर बंदा, आप क्या करोगे, आप हर व्यक्ति के ऊपर केस कर दोगे और सबको बुला लोगे कोर्ट के अंदर कि साबित करो रे कि तुम मालिक हो। ऐसा नहीं कर सकते आप साबित करो कि वो मालिक नहीं है, आपको संपत्ति चाहिए, आपको संपत्ति पे कब्जा चाहिए, तो भैया जवाबदारी भी किसकी रहे, आपकी रहेगी। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। चलिए, क्या आपको भैया 110, 11, 12 और 13 अपन ने भी केवल 4 ही याद करें, 110, क्या आपको इतने भैया याद हुए, फटाफट एक बार देख लीजिए, सिर्फ 4, ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, ज्यादा बड़ा एरिया की बात भी नहीं कर रहा हूं, केवल 4 आपको याद हुए कि नहीं हुए, 10, 11, 12 और 13। चलो वेरी गुड, आपको याद हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके आगे। 114, कुछ नहीं करता हूं मैं, 17 पे खतरा, 18 पे डबल डी, डाउरी, डेथ, 9 में 9 पॉइंट्स है, 9 प्रिजम्पशन है एक साथ, वो ABCD में है बट ए से लगाकर आई तक है बेसिकली वो।
120 में ओ में ऑफेंस की बात है, ऑफेंस ऑफ रेप की बात है। 16 में 16 संस्कार है, उसमें से एक संस्कार है शादी और शादी के बाद बच्चा, है ना। तो आप शादी से याद कर लो, है ना, आप उससे याद कर लो, कैसे भी करके आप याद कर लो। 16 में भैया वो कंक्लूसिव प्रूफ वाली बात बेसिकली 16 के अंदर बोली गई है। कंक्लूसिव प्रूफ का भैया सेक्शन 116 में है। 15 में 5 पॉइंट से बता दूंगा, वो अलग अलग करा है, मतलब ऐसे 5 पॉइंट नहीं है, जैसे यहाँ पर 9 पॉइंट बहुत क्लियर है। अब एक का एग्जाम्पल ज़्यादा है तो एग्जाम्पल में ज़्यादा हो जाएंगे वो, बट पहली जो लिस्ट है उसके अंदर केवल 9 ही है, एक के इलस्ट्रेशन 2 दे दिए तो एग्जाम्पल उसके 10 हो गए। और 114 में फॉर्मल FOUR फॉर्मल रिलेशनशिप, मतलब रिश्ते वाली बात है कि एक्टिव कॉन्फिडेंस में किसके ऊपर रहेगा, आपके और मेरे बीच कोई ट्रांजेक्शन होता है, चूंकि मैं टीचर हूँ आप विद्यार्थी हो, तो मेरा एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके ऊपर रहेगा। आप जब भी ट्रांजेक्शन, जब भी कोई डीलिंग मुझसे करेंगे आउट ऑफ दिस क्लासेस, मैं आपकी दुकान पर आया तो फिर आपके ऊपर एक रहेगा कि सर को मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया जाए, या आप नहीं भी दे रहे हो तो मैं आपके ऊपर जोर मार सकता हूँ कि नहीं 100 का आइटम है मैं तो 70 में ही ले जाऊँगा, भले ही आपको वो 80 में पड़ाओ, 10 रुपये का आपको नुकसान हो रहा हो, बट अपने सर को नाराज़ कौन करना चाहेगा जब ADPO की परीक्षा सामने हो। तो मैंने अपने कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल किया। तो जब भी ऐसे किसी ट्रांजेक्शन में ये सवाल आएगा कि उसमें आपका गुड फेथ था या नहीं था, वो मुझे साबित करना पड़ेगा, उसका बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो भी एक्टिव कॉन्फिडेंस में उसकी रहेगा। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो देखिए मैंने आपको 104 से लगाकर 120 तक के सारे भैया यहाँ पर आपको बता दिए हैं। मैं इसको रब कर लेता हूँ, यहाँ से बेसिकली हम रिवीजन करेंगे तो आपको भैया और क्लियर होगी चीज़ें, है ना। देखो अगर आपका पढ़ा हुआ होगा तो आपको याद हो जाएगा, और कोई बच्चा अगर इस मुगालते में है कि पढ़ा हुआ तो नहीं है लेकिन सर के साथ याद करके आगे निकल जाता हूँ, हो सकता है कि ट्रिक काम आ जाए, थोड़ा बहुत याद भी हो जाए, बट वो मत करना, वो एक गलती है जो आपको नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे यही सुझाव है कि आप उसे मत करिएगा। 104, 5, 6, 7, 8, 9, चलो एक बार आप करो, एक बार आप इसको देखिए, आप इसको ऑब्जर्व करिए और आप कोशिश करिए चीज़ों को रिकॉल करने की। 17 पे खतरा यानी अबेटमेंट है, 17 पे खतरा यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। खतरा मतलब क्या है, सुसाइड वाले जो पॉइंट है वो क्या है भैया, आपका खतरा है। सुसाइड पॉइंट भी रहते भैया जगह जगह, है ना। 118 में डाउरी रहते DD, है ना। आपके 2 8 है, दूर दूर कर दो और दोनों को आपका बना दो D बना दो। 9 में आपके 9 पॉइंट्स है, सिंपल सी बात है। 20 में ऑफेंस ऑफ रेप की बात है भैया, प्रिजम्पशन। 110 में 0 से 0 30 की बात है। बार बार पुकारा भैया वो 7 ईयर्स की बात है। 2 लोगों के पेयर की बात है। 3 का उल्टा करा मालिक की बात है। 4 में फॉर्मल रिलेशनशिप की बात है उसके अंदर, और 5 में वो 5 पॉइंट वाली बात है, अदरवाइज भी वो याद हो जाएगा। चलिए 106 में पर्टिकुलर फैक्ट है, इसमें पर्टिकुलर नॉलेज है, इसमें एक्सेप्शन है, इसमें डिपेंडेंट फैक्ट है, इसमें ओनर्स ऑफ प्रूफ है, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ है। ये मैंने आपको वापस दोबारा रिवाइज कर दिए, एक बार आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, कोशिश करिए कि आपको याद हो जाए। अगर आपको याद हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप बता दीजिए, फिर 3 सेक्शन और करेंगे स्टॉपल के, फटाफट देख लीजिए आप। दबाव मत बनाना, है ना, दबाव बनाकर स्वयं के ऊपर याद किया ही जा सकता है, करवाया ही जा सकता है।
चलिए, वेरी गुड, आपको मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, याद हो भी जाना चाहिए। 3 और करते हैं, 121, 122 और 123। ये बात करता है स्टॉपल की, है ना, स्टॉपल की शुरुआत जैसे आप ये अब 1 2 1, तो 2 को क्या कर दिया गया, 2 को स्टॉप कर दिया गया। थोड़ा सा आप इमेजिन करोगे इसको एज अ चाइना की दीवार, तो आपको भी चीज़ें क्लियर होगी, है ना। 123 है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 पार्टीज की बात है। इसके अंदर एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात है। बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको पता है 3 पार्टी होती है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है। उसके बाद यहाँ पर 2 लोगों की बात है, लैंडलॉर्ड टेनेंट की बात है ना, लाइसेंस और उसके लाइसेंसी की बात है। तो 2 में 2 लोगों की बात है और 3 में 3 लोगों की बात है, बिल ऑफ एक्सचेंज, और साथ में 2 और कैटेगरी मेरे हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, बेली और लाइसेंसी वाला यहाँ पर है, लाइसेंसी वाला ऊपर भी है, दोनों जगह रिपीट है, बेली और लाइसेंसी। तो जहाँ पर 3 पॉइंट है वो 123 में, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण भैया 122, है ना, क्योंकि ये जो भी व्यक्ति डिनाई करता है, जो भी व्यक्ति एक बार किसी व्यक्ति को अपना लैंडलॉर्ड मानकर उसे फिर भैया वो क्या करता है, उसे इनकार करता है बाद में लैंडलॉर्ड मानने से, तो बेसिकली वो एक प्रकार का वो गुनाह है जो आपको वहाँ से बाहर कर देगा। आपका पास कोई अधिकार नहीं है वहाँ पर उस जगह पर कंटिन्यू करने का। तो ये शानदार चीज़ है। एमपी अकोमोडेशन के सेक्शन 12 में जितने भी ग्राउंड है उसके अंदर सी वाले ग्राउंड में है, एविक्शन का एक ग्राउंड बन जाता है ना। तो यहीं से वो चीज़ निकल के आती है कि स्टॉपल, यू आर स्टॉप्ड, आपको स्टॉप कर दिया जाएगा जब आप किसी मकान पर आते हो, किसी व्यक्ति को अपना लैंडलॉर्ड मान लेते हो और उसके बाद उस व्यक्ति को आप क्या करते हो भैया, लैंडलॉर्ड मानने से इनकार कर देते हो, या किसी तीसरे व्यक्ति को आप बोलते हो कि नहीं लैंडलॉर्ड आप नहीं, लैंडलॉर्ड तो मेरे ये है, तो इसे भैया गुनाह कहा गया है। न केवल कहा है अपितु माना भी है। गुनाह क्रिमिनल नहीं है, गुनाह सिविल है कि आपको भैया दरकिनार कर दिया जाएगा, आपको बेदखल कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। शर्त इतनी है कि साबित हो जाना चाहिए। तो इस सेक्शन को वहाँ पर 122 वाले को कोट किया जाता है। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो ये हमने जो पोर्शन याद करा है बेसिकली 104 से लगाकर 123 तक के हिस्से को हम याद कर चुके हैं। 121 स्टॉपल, 122 में 2 लोगों की बात है लैंडलॉर्ड टेनेंट लाइसेंस की, 123 में 3 पार्टीज की वहाँ पर बात है। इस तरीके से आप उसको याद कर पाएंगे, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो ये वाला जो अपना ये वाला जो पार्ट है ये तो ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट अब हम करेंगे शुरू